या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती की जैसे ये श्लोक सरस्वती की वंदना करता है, वैसे ही कल शाम को आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो MHRD की तरफ से आया है। बीजेपी गवर्नमेंट वंदनीय है और मुझे लगता है अर्श से लेकर के फर्श तक हर तबके के छात्र को ये कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा, फायदा पहुंचाएगा। बात कर लेते हैं मोटी मोटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, और इसके मुख्य बिंदुओं पे थोड़ी बात कर लेते हैं। किसने बनाया ये NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी? इसरो के चीफ रहे थे के कस्तूरी रंगन, और उनको उन्होंने एक कमिटी बनाई और उसमें तमाम लोगों को उन्होंने सम्मिलित किया और 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के फीडबैक को लेकर के यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके सामने लाया गया है। 1986 में 1986 में राजीव गांधी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम बदल करके MHRD कर दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बीजेपी और RSS और बहुत सारी संस्थाएं जो थी, जो राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि मानव को संसाधन की तरह ना देखा जाए और शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा जो मंत्रालय है उसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही होना चाहिए, MHRD नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि 2014 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बीजेपी ने जो वादा किया था उसको पूरा करते हुए MHRD का नाम बदल के फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री करने का ऐसा वादा किया है। बात करते हैं कि सबसे पहले छोटे स्तर के शिक्षा में यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में क्या चेंजेस हैं। सबसे पहला चेंज ये है कि जो पहले फर्स्ट से लेकर के 10th तक का जो एजुकेशन हुआ करता था, +2 का एजुकेशन हुआ करता था, जो 14 इयर्स की रेगुलर स्कूलिंग हुआ करती थी, उसको बदल करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। 5 माने तो फाउंडेशन का मतलब प्रिपरेटरी कोर्स होगा 3 साल का और 2 साल का प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि टोटल 5 ईयर का फाउंडेशन प्रोग्राम होगा। बाकी 3 से यानी कि कक्षा 3, 4 और 5 को प्राइमरी एजुकेशन कहा गया है। 6, 7, 8 को फिर से जो 3 साल है इसको हम लोगों ने मिडिल एजुकेशन बोला है और फिर 9, 10, 11, 12 की जो एजुकेशन है इसको इन लोगों ने सेकेंडरी एजुकेशन बोला हुआ है। अच्छी बात यह है कि 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। 5th तक की पूरी एजुकेशन को हमारे खुद के रीजनल लैंग्वेज में इसको रखा जाएगा। आजकल जो कुकुरमुत्ते की तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, और ऐसा बताया जाता है कि अगर आप अंग्रेजी का पढ़ाई आपने नहीं किया तो शायद आपके भारतीयता में कहीं कमी आ गई है। इसको फिर से नकारा जा रहा है और अपने रीजनल लैंग्वेज में आप भोजपुरी पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए, आप बंगाली पढ़िए, आप गुजराती पढ़िए, आप पंजाबी पढ़िए, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा को पढ़िए, ताकि हमारे ट्रेडिशन का, हमारे कल्चर का, हमने जो सीखा है इस मिट्टी से, उस मिट्टी का कुछ अंग हमारे पर्सनालिटी में रहे और व्यक्तिगत तौर पे हम कहीं भी जाएं तो हमारे व्यक्तित्व में उसकी झलक दिखे। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ जरूरी नहीं है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में भी पीछे रहेंगे। क्लास 6 के बाद हर बच्चा कोडिंग सीखेगा। आगे आने वाला जो कल है भारत का उज्जवलमय है, बहुत ही भविष्य के साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके चलने वाले हैं, क्योंकि क्लास 6 के बाद से ही जब बच्चा कंप्यूटर की कोडिंग सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो स्किल सेट है, जो आगे आने वाला, जो हम लोग कह रहे हैं द न्यू नॉर्मल इज ऑनलाइन, तो इस द न्यू नॉर्मल ऑनलाइन के हिसाब से हमारे बच्चे बचपन से ही ढलते रहेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर व्यवस्था होगी, बहुत ही। 6th, 7th, 8th में बच्चों को इंटर्नशिप और वोकेशनल कोर्सेज कराने का प्रावधान है। इंटर्नशिप का मतलब जहां पे श्रम की महत्ता में कमी नजर आ रही थी, वो बड़े लोग जो ये सोचते थे कि कारपेंटरगिरी करना या फिर बढ़ई होना या फिर मोची बनना या फिर ऑटोमोबाइल की दुकान में जाके काम करना, ये बहुत ही तुच्छ प्राणियों का काम है और बहुत ही उसको नीची निगाह से देखा जाता था। इस श्रम की महत्ता को बीजेपी सरकार ने काफी ज्यादा महत्व दिया है और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में जब बच्चा जाएगा किसी ड्राई क्लीनर की दुकान पे, जब जाएगा किसी कारपेंटर की दुकान पे, किसी मैकेनिक की दुकान पे और 1 महीने 2 महीने का जब इंटर्नशिप करेगा, वहां पे काम करेगा, तो शायद उसको श्रम की महत्ता समझ में आएगी और फिर ऐसे लोगों को समाज में कभी भी वो नीचे या हिकारात्मक निगाह से नहीं देखेगा, वो इन लोगों को भी वैल्यू देगा। और मुझे लगता है कि हमारे आने वाले कल्चर में, हमारे आगे आने वाले भविष्य में श्रम की इस महत्ता को देना बहुत ही जरूरी है। 9, 10, 11, 12 में काफी ज्यादा चेंज आ रहा है। 9, 10, 11, 12 में बच्चे
2 बार बोर्ड का परीक्षा लिख सकते हैं, 1 बार ऑब्जेक्टिव, 1 बार डिस्क्रिप्टिव, और इसमें वो अपने हिसाब से मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ले सकते हैं। वो इतिहास के साथ साथ मैथ्स के साथ जियोग्राफी के साथ कोई लिटरेचर या संस्कृत जैसी भाषाओं को पढ़ सकते हैं। यानी कि जो आपका मन हो जनाब वो पढ़िए, आप पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं होगा कि स्कूल का ये सिलेबस है जनाब आपको पूरा करना है। आप अपना सिलेबस अपने से बनाइए और आप अपने व्यक्तित्व के हिसाब से अपने रचनात्मक कार्यों में अपनी रुचि को देखिए और इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए। मुझे लगता है कि एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और इसको सरकार बखूबी अपना काम निभा रही है। और हमें लगता है कि जितने भी एकेडमिशियंस हैं, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं इंडिया में, इस बात का सपोर्ट उन्हें करना चाहिए। ये जो अनर्गल ही हम लोग बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि 10th में 92% नहीं आया, 12th में 97% नहीं आया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे आए अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता और इंदौर जैसे कॉलेजेस जिसने 76% रिजर्व, इंदौर ने 76% वेटेज MBA करने के लिए 10th और 12th को दे रखा है। ये कहीं ना कहीं कम होगा। बच्चों के मानसिक जो एक दबाव रहता है बच्चों के ऊपर, उस पर जरूर कमी आएगी। और ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्डिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि समाज में जो रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य है उसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और ये बड़ी ही खूबसूरत बात होगी। मुझे लगता है सामाजिक रूप से भी बच्चों के, हमारे आने वाले पीढ़ियों के ओवरऑल होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। एक बात और बड़ा दिलचस्प है, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज नहीं बना के देगा या स्कूल बना के नहीं देगा। एक कॉलम ऐसा होगा जिसमें टीचर्स बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं ये लिखेंगे, साथ ही बच्चे टीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं ये भी लिखेंगे। एक और दिलचस्प बात है कि बच्चे के दोस्त उसके बारे में क्या सोचते हैं, उस पर भी ग्रेडिंग करी जाएगी। बड़ा दिलचस्प है, बड़ा मजेदार है और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चा एक दूसरे के साथ रहना सीखेगा। आज जो हमारा बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलता है और कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करता है, जब ऐसी रिपोर्ट कार्ड बनेगी तो वो बच्चा बच्चों से बात करेगा, सामाजिक सरोकारिता उसकी बढ़ेगी। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत नस्ल तैयार होने वाली है, एक न्यू इंडिया की, जो दुनिया के ग्लोबल डिमांड्स के साथ कदम से कदम मिला करके चल पाएगी। बहुत ही खूबसूरत बात। 12th के बाद बड़ा न्यूज क्या है? 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, एनटीए एक सिंगल विंडो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी, जैसे विदेशों में सैट होता है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 पेपर होंगे इसके, एक होगा जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक होगा पेपर जो कि सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है और जिसमें आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उसका एक एग्जाम होगा। और जो फर्स्ट पेपर होगा वो एप्टीट्यूड का पेपर होगा, यानी कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड ओवरऑल की जो बात हम लोग करते हैं। मुझे लगता है कि उसका डिमांड बचपन से ही बच्चों को सिखा दिया जाएगा और आगे आने वाले एग्जाम्स में काफी ज्यादा उनको इस बात को लेकर के मदद मिलेगी। आई थिंक इट इज अ ब्रिलियंट थिंग टू carry on when it comes down to overall future ready preparation of a child. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अब 3, 4, 5 कक्षा से ही स्कूल्स में पढ़ाई करा सकता है। बच्चा स्कूल भले ही नहीं जाता है, लेकिन अगर अपनी रचनात्मक और सामाजिक सरोकारिता रखता है और अपनी परीक्षा हर साल पास करता रहता है तो बिना स्कूल गए भी उसको 3, 4, 5 से शुरुआत जो होगी उससे उसको NIOS से सर्टिफिकेट मिल सकता है। आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि ज़रूरी नहीं है भारत के वो बहुत से ऐसे कोने हैं जहाँ पे स्कूल सक्सेसफुल नहीं है, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और ओवरऑल अगर 2040 तक सरकार को ग्रॉस इनरोलमेंट नंबर जो है उसको अगर बढ़ाना है 50% तक, तो उसको ऐसी कुछ चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। एंड आई थिंक दिस इज अ वेलकम मूव। स्कूली शिक्षा में हर बच्चा 3 भाषाओं को पढ़ेगा। ये 3 भाषाओं में वो कौन पढ़ता है ये डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेट में है। जैसे कि हिंदी पहले जरूरी, CBSE बोर्ड की तरफ से हिंदी एक जरूरी भाषा बनाई गई थी, जिसमें तमिलनाडु और उड़ीसा और जो साउथ वाले स्टेट्स हैं वो कहते थे कि इसकी वजह से हमारी भाषा किल हो रही है। अब ये पूरी स्टेट की जिम्मेवारी होती है वो कौन से 3 भाषाओं को इंप्लीमेंट करना चाहता है। और मुझे लगता है कि जब बच्चा पॉलीग्लॉट होगा, जब 3 भाषाएं, कई सारी भाषाएं बोलना जानता होगा, तो ओवरऑल एक अच्छी चीज उसके पर्सनालिटी में निखर करके आएगी और भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के वो उस क्राउड के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। खूबसूरत बात है साहब। हर जिले और उसके आसपास एक
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जिसमें मिनिमम 3000 बच्चों को पढ़ाया जाएगा और मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होगा। यह एक यूनिवर्सिटी ही होगी जो बेसिकली बच्चों को हर तरीके के हर डिसिप्लिन के एजुकेशन में देने में मदद करेगी। मुझे लगता है कि इससे आगे मास्टर्स में बच्चे को क्या करना है या पीएचडी में किस टाइप के सब्जेक्ट्स में जाना है उसको वो पहले ही चुन सकता है, और गली गूचे में रहने वाले बच्चों को भी अपने शहर के आसपास एक अच्छे यूनिवर्सिटी और भारत के जो श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है उनके बराबर की हिस्सेदारी देने वाले भी कॉलेजेस उनको मिलेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि एक शहर से दूसरे शहर जाने वाला जो माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स होता है वो काफी कम होगा और बहुत ही अच्छे दरों में, बहुत ही सस्ते दरों में बच्चा अच्छी एजुकेशन को ले सकेगा। अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होंगे उसमें आप मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम होगा, जैसे कि सपोज 3 साल का डिग्री है, आपने 1 साल बाद ही कॉलेज ड्रॉप कर दिया तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी, 2 साल बाद ड्रॉप कर दिया तो साहब आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, 3 साल कंप्लीट किया तो आपको डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर आप जॉब लेना चाहते हो उसके पास तो 3 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप जॉब के लिए जा सकते हो, लेकिन प्रेफर्ड होगा कि आप 4 साल की पूरी पढ़ाई करें ताकि उसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकेंगे। तो प्रेफरेंस गवर्नमेंट ने दिया है कि वो चाहते हैं कि बच्चे 4 साल का पूरा ग्रेजुएशन का प्रोग्राम करें। एमफिल की डिग्री हटा दी गई है, मास्टर्स की डिग्री करने के बाद बच्चा डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम के लिए इनरोल हो सकता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बड़ी खूबसूरत बात आई है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो कि डिजिटली हर बच्चा क्या क्या पढ़ाई कर रहा है, डिग्री कर रहा है, उसको वो सेंट्रलाइज तरीके से अपने वेबसाइट पे अपने पास डिजिटली उसको रखेगी। आपको एक कोड मिलेगा, आप वो कोड वेबसाइट पे डालेंगे, कौन से बच्चे की कौन कौन सी डिग्री कहां पे पढ़ाई शिक्षा हुई है, सब कुछ वहां पे नजर आ जाएगा। मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत बात है। वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन इससे आसान हो जाएगा, साथ ही साथ हर बच्चे को हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कि वो बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है। बहुत खूबसूरत बात है। दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज को न्योता दिया जाएगा। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के बारे में बात किया गया है, कल एमएचआरडी मिनिस्टर ने ये बात किया कि दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को हम लोग इंडिया में इनवाइट करेंगे। अच्छी बात है, कम से कम आएंगे तो यहाँ पे भारत में जो झंडा लहराए लोग चलते हैं कि हम आईआईटी हैं, हम आईएम हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं पे भी वो स्टैंड नहीं करते हैं। उनको एक तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलेगा जिससे कि इंडियन यूनिवर्सिटीज को अपने आप को अपग्रेड करने के लिए काफी ज्यादा दबाव मिलेगा, और अगर उनको इंडिया में भी अपनी रैंकिंग को सुधारे रहना होगा तो उनको दूसरे कॉलेजेस के जो यूनिवर्सिटीज हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे कदम से कदम मिला करके उनसे आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है कि इस तरीके का कंपटीशन का भारत में सख्त जरूरत था, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द कंप्लीट गेम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली इन हायर एजुकेशन। जितने भी कॉलेज और स्कूल हैं वहां पे फीस पहले से तय होगी। अब कोई कॉलेज XYZ कॉलेज ये नहीं कह सकता कि साहब हमारे यहाँ तो टीचर को बहुत पैसा दिया जाता है और हम बहुत फैसिलिटी देते हैं, लाइब्रेरी चार्ज भी लेते हैं, पढ़ाई का भी चार्ज लेते हैं, खेलकूद का भी चार्ज लेते हैं, कॉलेज बंद है फिर भी बच्चों को खेलकूद का चार्ज जा रहा है। इन सब चीजों से निजात मिलेगी, कैपिंग रहेगी, इससे ज्यादा कोई भी इंस्टीट्यूट चार्ज नहीं करेगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। मुझे लगता है कि ये आम जनजीवन पे इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर होगा और आम आदमी भी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों के पढ़ाने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि फीस सरकार तय करेगी, स्कूल अपनी तरफ से तय नहीं करेगा। खूबसूरत बात है। मजेदार बात यह है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सभी नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज बनाई जाएंगी, यानी कि कोई भी शिक्षण संस्थान प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं करेगा। दिल प्रसन्न हो गया सुन करके, ताकि अब ये जो बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग ऑडी और BMW से घूमते हैं, शायद उनके दिलों पे सांप लौट रहा होगा, लेकिन जनजीवन के लिए की निगाह से बहुत अच्छा है। और शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आई स्ट्रांगली बिलीव इनटू इट एंड आई रियली थैंक बीजेपी गवर्नमेंट फॉर टेकिंग सच अ बोल्ड स्टेप एंड वंडरफुल डिसीजन। मैं बीजेपी का कोई समर्थक नहीं हूं। देखिए, मैं बीजेपी की आर्थिक नीतियों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, जब एजुकेशन, एज एन एजुकेशनिस्ट, एज एन एकेडमिशियन, आई ट्रूली बिलीव इन टू दिस थिंग एंड आई एक्सटेंड माई कंप्लीट सपोर्ट टू दिस गवर्नमेंट फॉर टेकिंग सच बोल्ड डिसीजंस। मोटा मोटी यही बातें हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आई हैं। साथ ही साथ जितने भी हायर एजुकेशन होंगे वो सब एक AICTE, UGC ये सभी मिलकर के एक बॉडी बन जाएंगी और भारत के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ये लोग गवर्न करेंगे। तो फाउंडेशन से लेकर के, यानी कि स्कूल जाने से 3 साल पहले प्रिपरेटरी कोर्स जो है वहां से लेकर के और PhD तक के प्रोग्राम्स को पूरा रिवैम्प किया गया है भारत की इस शिक्षा नीति में। एंड
मुझे ऐसा नहीं है कि इसमें दोष नहीं है, इस पॉलिसी में कुछ दोष भी है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक इट इज टू गुड टू बी ट्रू। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग स्वप्न में एक हैं और गीता के सार जैसा सब कुछ चला जा रहा है, लेकिन जनाब ऐसा है नहीं। बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। वो गांव में जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में आज भी शिक्षा, भारत की आजादी के 70-75 साल हो गए जनाब, और आज भी उन स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, बच्चों के पास ऊपर छत नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है गांव के स्कूलों में। और वहां पे जब हम लोग ऐसे रिवोल्यूशनाइज करने की बात करते हैं ऐसे शिक्षा नीतियों से, तो मुझे बड़ा डर लगता है कि अभी जहां शिक्षा पहुंची नहीं है वहां पे रिवोल्यूशनाइज करेंगे कैसे आप। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, सरकारी स्कूलों की हालत खस्ते हैं। आप पूर्वांचल में जाएं, आप ईस्टर्न यूपी में जाएं तो आप देखेंगे सरकारी शिक्षा कैसे आखिरी सांसें ले रही है। और फिर ऐसे में सरकार एक ऐसी नीति के साथ आती है जहां पे हम लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, और इसके साथ यूनिवर्सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपना रेडी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। आईआईटीज इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेंगी, आईएम्स इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेंगी, सिंगल विंडो एग्जामिनेशन को लेकर के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंडिया में किस हद तक तैयार होते हैं, ये सारी बातें बड़ी चैलेंजिंग हैं। इस पे अभी बड़ा सवाल उठता है। जो पॉलिसी बनाई गई है वो अच्छी पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन यह पॉलिसी किस हद तक इंप्लीमेंट हो पाएगी, इस पे एक सवालिया निशान दिखता है। हम लोगों को एज एन एजुकेशनिस्ट, एज एन एकेडमिशियन और बच्चों को भी इसका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए मुझे लगता है पिछले 100 सालों में सबसे बड़ा गिफ्ट होगा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आपको आजादी होगी, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार काफी ज्यादा यूएस सिस्टम ऑफ एजुकेशन से प्रभावित है। यूके सिस्टम ऑफ एजुकेशन से हट करके यूएस सिस्टम ऑफ एजुकेशन की तरफ जो गई है और जिस तरीके के पॉलिसीज बनाई है, ये खुशी की बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कहीं अच्छी बात है तो उसको लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी देख लेनी चाहिए कि हमारी जेब में गर्मी कितनी है, साथ हमारे घरों की ईंटें कितनी मजबूत हैं। तो बुलंदी तक मकान बनाने से पहले नींव झांक लेनी चाहिए। तो शायद सरकार को अपने नींव को झांकना चाहिए, देखना चाहिए, और सीमेंट और बालू और रेत जहां पे लगाना है वहां पे सही जगह पे लग जाए तो वाह क्या बात होगी। और आगे आने वाले बच्चों के भविष्य में काफी ज्यादा चमकदार सतरंगी सपने उनके पूरे होने वाले हैं। और एक बात और है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने का रिसोर्स हमारे पास नहीं होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी शायद ऐसा ही कुछ लेकर के आई है। थॉट्स को सलाम है, लेकिन शक है कि इतने सुंदर सपने पूरे कब होंगे। चलिए देखते हैं। बहरहाल हम लोग इसका एक अच्छा वेलकम करते हैं।